हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। पहला पॉइंट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो पहला पॉइंट है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण, ये वाला आएगा इक्वेशन E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या है यहाँ पर? विद्युत वाहक बल। ई नॉट क्या है? अधिकतम विद्युत वाहक बल साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आएगी। अब आप कहोगे कहां से आ गई, कैसे आ गई? तो इसलिए मैं इसे प्रूफ कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यही कि प्रूफ करने को नहीं आती है। बोर्ड के एग्जाम में ये इक्वेशन प्रूफ करने को नहीं आती है, लेकिन मैं प्रूफ यूं कराऊंगा, इससे आपको फील आ जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे आप कि अच्छा ऐसे आई है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर 3 समीकरणों के ऊपर आधारित है। एक तो ये वाली, एक आ जाती है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये विद्युत वाहक बल हो गया। ये क्या हो गया? विभवांतर। और तीसरी आ जाती है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। पूरा चैप्टर किसके ऊपर आधारित है? इन तीनों समीकरणों के ऊपर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इनके ऊपर। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि इन तीनों को याद कर लो और पहला पॉइंट लिखवा के बात खत्म कर दूं, तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैं इसे फिर भी प्रूफ कराऊंगा कि कहां से आई। ठीक है, तो आप, क्योंकि इसमें मैं समाकलन भी करने जा रहा हूं। ओके, और मतलब सॉरी, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन भी करने जा रहा हूं। तो आप अफसोस मत करना, जिन बच्चों पर बायोलॉजी हो वो कहें यार अवकलन कैसे। वैसे अवकलन तुमसे आना चाहिए, हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसे तो वो जरूर देखो आप। तो इसमें मैं फिर भी बता दूंगा, इसमें हम अवकलन करना सीखेंगे। तो कभी आप घबरा जाओ इस पॉइंट को देखकर कि पता नहीं यार कैसे कैसे कर दिया, तो मैं आपसे कहूंगा लास्ट में कि भाई ये इक्वेशन याद रख लो, इससे ये बन गई, इससे ही ये बन गई। समझ जाओगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब क्लियर हो गई बात? ये सही है, आ जाएगा समझ में। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम? माना कि किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, तब उसमें चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने अथवा घटने के साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा अथवा घटेगा। क्लियर है ये बात? ये बात हम अपने पिछले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको मैं फिर भी याद दिला दूं कि एक कुंडली ले लो जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो, और एक क्या ले लो? चुंबक ले लो। जब हम चुंबक और कुंडली के बीच ऐसे सापेक्ष गति कराते हैं, कोई भी चीज ये वाली या ये वाली गति में होती है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम कुंडली के, ये मान लो ये कुंडली है और ये क्या है? मान लो कह रहे हो, कभी आप ये समझो कि मारकर कुंडली कैसे हो गई। मान लो ये कुंडली है और इसे मान लो चुंबक है, तो जैसे ही मैं चुंबक इसके पास लाऊंगा ऐसे, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्रेरित धारा भी बढ़ेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। जब मैं दूर लेके जाऊंगा, आप देखो अब दूर लेके जा रहा हूं, तो क्या हो रहा होगा? चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित धारा भी घटेगी उसके साथ साथ। बात समझ में आ गई? और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को या प्रेरित धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर का नाम यही तो है आपके, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जो हमारे घरों में लाइट आती है खंभों के द्वारा, वो कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आप ऊपर चैप्टर नंबर नाम देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। इस विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। सही है यहां तक? बताओ
अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि न्यू लाइन से लिख रहे हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तब, तो फाई बराबर क्या पढ़ा हमने, बी ए कोस थीटा। यहां तक बताओ, फाई बराबर बी ए पढ़ चुके हो, चुंबकीय फ्लक्स है, इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। क्लियर है ये बात, जहां ए कुंडली का क्षेत्रफल है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर। अब हम देखते हैं जब कुंडली क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है तब, ठीक है। चूंकि कुंडली घूर्णन करने लगती है तब, तो थीटा बराबर क्या आ जाता है, ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। जब कोई चीज घूर्णन करती है तो वहां पर ओमेगा का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं हम कोणीय वेग। क्लियर है ये बात। तो थीटा जहां पर है वहां पे हम क्या लिख देंगे, कॉस ओमेगा टी। यहां तक बताओ चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या आ गया, बी है कॉस ओमेगा टी। यहां तक बताओ समझ में आ गया। तो आप नोट करिए, पहला पॉइंट डालिए। चैप्टर नंबर क्या है, 7, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और इसका पहला पॉइंट क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। जब ये समीकरण आ जाएगा तो उससे हम आगे की समीकरण प्राप्त करेंगे। नोट करिए यहां तक। कर लिया, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। ये वाली इक्वेशन मैं ऊपर उतार रहा हूं, ठीक है। क्या है, फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। बताओ यहां तक सही है। अब मुझे निकालना है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो आप कहोगे सर ई बराबर तो हमने ये पढ़ गया है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब ये तो कहोगे ये तो है फैराडे का नियम है भैया। है फैराडे का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, डी फाई अपॉन डी टी से निकाल लो। तो अब तुम कहोगे सर डी फाई अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, देखो फाई ऐसी लिख दूं अगर मैं, तो डी अपॉन डी टी, इसे क्या कहते हैं हम, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या मतलब हुआ इसका, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लेना, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। क्लियर हो गई बात, टी के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। तो कर दो भैया, तो इधर आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, इधर क्या आएगा डी अपॉन डी टी, बी ए कोस ओमेगा टी। बताओ यहां तक सही है। तो बी है तो कोस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस ओमेगा टी का अवकलन बताओ, तो कोस ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा बीच में आ रही है साथ में, कोस टी होता, अगर खाली कोस टी होता तो साइन टी हो जाता, लेकिन ओमेगा आ रहा है तो इसका दोबारा से होता है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे। अगर आपकी ये बात समझ में ना आई हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, फिर भी चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूं। मान लो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, देखो फिर दोबारा सुनो, ठीक है। एक्स और उसका तो आप समझिएगा होगा, वीडियो में बताया था मैंने। मान लो यहाँ पे cos x लिखा हुआ है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। इसी टाइप से साइन डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन पूछे तो वो प्लस का cos x, ये होता है अवकलन। ठीक है, लेकिन अगर x के गुणा में कुछ और दे दिया हो तो वो चीज बाहर आ जाती है। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, डी अपॉन डी एक्स cos 2x, मैं कहूं इसका अवकलन बताओ, तो अवकलन क्या बताओगे, अगर मैंने मुझसे समाकलन निकला हो तो उसे अवकलन समझे, सॉरी यहाँ पे हम अवकलन पढ़ना है ओनली। ठीक है, तो cos, आप इसे पहले को x समझ लो पूरे को, cos x, तो cos x का क्या बताओगे, माइनस साइन x हो गया। लेकिन फिर देखोगे x के साथ में क्या है, 2 है, तो 2 गुणा में आ जाता है, तो इसका आंसर ये होगा, ये हुआ इसका अवकलन, इसका अवकलन पूरा ये आया। बात समझ में आ गई अब। तो वही काम हमने यहां करा है, cos ओमेगा टी का क्या हुआ, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा कहां आ गया, बाहर, तो इसे अगर हम ऐसे लिख दें, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बी ए ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये आ गया। अब बताओ क्लियर हो गया है ना। और मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, जो हमारा पॉइंट आगा निकल के, तो आप उसे याद रख लेना बस। ठीक है, इस चैप्टर के लिए वो जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं सिर्फ तुम्हें फील दिलाने के लिए कि कहां से आया कॉन्सेप्ट, तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। ठीक है, तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया, ये क्लियर है। अब कहोगे यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तब,
तो E बराबर क्या पढ़ा था हमने, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है, फैराडे का नियम है, इधर करा देता हूं, ठीक है। तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये ना लगाओगे अब आप, तो E इज इक्वल टू माइनस एन, इसकी वैल्यू क्या है डी फाई अपॉन डी टी की, इसकी ये आएगी माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, तो E बराबर क्या आ गया हमारे पास, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। प्रूफ हो गया। बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब मैं कहूं अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, तो आप क्या कहोगे, साइन को हटा दो। याद है ये वाली बात भी बहुत बार आ चुकी है, किसी भी फॉर्मूले में साइन कोस टेन दिख रहा हो और तुम्हें अधिकतम मान चाहिए उस फॉर्मूले में अधिकतम, तो उस चीज को हटा दो किसी भी हालत में। तो हमने साइन को हटा दिया, तो ई नोट, इसे हमने अधिकतम को किससे लिख दिया, ई नोट से। तो ई की जगह पे ई नोट आ गया एन बी ए ओमेगा। आप ये भी याद रखोगे, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और अगर हम एन बी ए ओमेगा यहां पे रख दें तब, ठीक है, अर्थात तो इक्वेशन क्या बनेगी, E बराबर एन बी ए ओमेगा किसके बराबर है, ई नोट के साइन ओमेगा टी। देखो आ गई भाई, जब मैंने आते ही ये फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, कि हम ये लिखवाएंगे, ये प्रूफ करेंगे, तो आ गया देखो वो फॉर्मूला, E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। आप ये याद रखना। ये बताओ समझ में आ गया, समझ लो एक बार और। हमने क्या करा, हम बोले किसी कुंडली को रख दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र में, जिसका क्षेत्रफल ए है, तब चुंबकीय फ्लक्स, तो हमने लिखा फाई बराबर बी ए कोस थीटा, लेकिन थीटा बराबर क्या आ गया जब वो घूमेगी ओमेगा टी, ये आ गया। फिर हम बोले हमें तो यार डी फाई अपॉन डी टी चाहिए, फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल में और इसमें तो यही संबंध होता है। देखो, तो ये लाने के लिए हमने क्या करा, दोनों तरफ अवकलन कर दिया टी के सापेक्ष, तो यहाँ हो गया डी फाई अपॉन डी टी, जब इसके सापेक्ष करा तो ये आ गया, बी ए बाहर आ गया, कोस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर ले लिया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, डी फाई अपॉन डी टी आ गया। हम बोले यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तब, ई बराबर ये पढ़ा था हमने, इसकी वैल्यू डी फाई अपॉन डी टी की उठा के यहाँ लगा दी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हम बोले हमें अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम के लिए क्या करा हमने, साइन ओमेगा टी को हटा दिया और अधिकतम को किससे लिख दिया, ई नोट से, तो इसकी जगह पे ई नोट लिख दिया, तो ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। यहां तक बताओ समझ में आ गया, नोट करिए आप इसे भी उसके नीचे। कर लिया, वेरी गुड। अब इसी के नीचे आपको क्या करना है ये सुनो, यहां तक नोट कर लिया आपने, इसी के नीचे लिखेंगे इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। अगर मैं तुमसे कहूं मुझे वोल्टेज का समीकरण बता दो, तो तुम कहोगे सर ये भी वोल्ट होता है, इसका मतलब विद्युत वाहक बल है, और वोल्ट का भी वोल्ट होता है, ठीक है, विद्युत वाहक विभव का भी वोल्ट होता है। तो आप कहोगे सर इसकी जगह पे तो V लिख दो, इसकी जगह पे V नोट लिख दो, साइन ओमेगा टी लिख दो, मतलब बन गया। अब मैं कहूं जहां होगा वोल्टेज, ओम का नियम है भाई, जहां होगा वोल्टेज वहीं होगी धारा, एक दूसरे के क्या होता है, अनुक्रमवाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम कहेंगे अतः या अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी निम्न होगा। क्या होगा, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, तीन। एक तो ये याद रखनी है आपको, एक ये याद रखनी है, और एक ये, तो है तो तीनों एक जैसी ही। जब विद्युत वाहक बल का नाम आए तो E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का नाम आए तो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, आई का नाम आए प्रतिवर्ती धारा का तो I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। बताओ क्लियर हो गई। और मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में ही, पूरा चैप्टर इन तीनों इक्वेशन पर आधारित है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम खूब धड़ल्ले से, इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। इसका तो न्यूमेरिकल में ही कर लेंगे, या फिर कहीं जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे इन दोनों का। अब बताओ क्लियर हो गया। कोई पूछे V क्या है, तुम कहोगे विद्युत वाहक बल, वो सॉरी वोल्टेज, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज।
कोई तुमसे पूछे वी नोट क्या है तो क्या कहोगे? अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम। अब तुम कहोगे अधिकतम कहाँ होता है, तो मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, अगला टॉपिक है उसी में समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से धारा, ये क्या है? प्रतिवर्ती धारा है। ये क्या है? ई नोट, अधिकतम धारा। क्या है अधिकतम धारा? अभी पता चल जाएगा डायग्राम में, चित्र जो बनाऊंगा। नोट करिए आप, यहां से यहां तक तो आपने कर लिया था, अब ये और कर लीजिए। ठीक है, सुनो अब अगला पॉइंट करने से पहले मैं आपको बता दूं। देखो सुनो, अगर हम समय और वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस टाइप से आता है। इधर मान लिया हमने टाइम, समय, इस साइड में, इधर में, और यहां पे हमने क्या मान ली? विद्युत वाहक बल, वो सॉरी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा। तो इसे हमने ऐसे लिख दिया, वी तथा आई। ठीक है, ये जो ग्राफ है किसका? वी तथा आई। तो वोल्टेज का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो इस टाइप से आता है। धारा का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो बिल्कुल इसी के साथ साथ बढ़ती है धारा, और ये किसी के साथ साथ क्या होती है? कम होती है। इसी के साथ साथ शून्य। ये किसका बीच का ग्राफ खींचा गया है? ये वाला वी का। और ये जो दिखाया हमने किससे दिखा दिया? आई से। इसका मतलब ये पता चला हमें, ये देखो जीरो है, ये प्लस हो गया पॉजिटिव, और इधर क्या होता है? निगेटिव, है ना। इससे हमें यह पता चला कि किसी भी परिपथ में, किसी भी नहीं मतलब कुछ परिपथ ऐसे होंगे कि जिनमें धारा क्या होगी और वोल्टेज एक साथ चलेंगे। एक साथ देखो अधिकतम हुए और एक साथ शून्य, एक साथ अधिकतम, एक साथ शून्य। कुछ ये भी होंगे जो धारा आगे आगे भागेगी और वोल्टेज पीछे रह जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे वोल्टेज आगे आगे भागेगा और धारा पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ये किसका है तो तुम ये कह सकते हो ओम का नियम है। मतलब ओमिक परिपथ हमने तुम्हें बताया था। ओमीय परिपथ, वह परिपथ जिनमें विद्युत धारा और क्या होती है? वोल्टेज। विद्युत धारा और समय, इनके बीच जो ग्राफ आता है वो क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वो कहलाता है ओमीय परिपथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वी और आई बिल्कुल समान कला में होते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, समान कला और अग्रगामी पश्चगामी। अभी तो आप इतना समझ लो, ये प्रत्यवर्ती धारा का ग्राफ है, ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज का ग्राफ है। वही धारा है प्रत्यवर्ती धारा जो हमारे घरों में आ रही है। कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? खंभों के द्वारा, ट्रांसफार्मर से खंभों पे, खंभों के द्वारा हमारे घरों में, वही धारा है। क्योंकि धारा दो तरह की होती है, एक प्रत्यवर्ती धारा जिसे हम शॉर्ट में एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और दूसरी होती है डीसी धारा जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये हमें मिलती है बैटरी से, बैटरी या सेल, इनसे मिलती है। और ये कहां से मिलती है? सिर्फ, ठीक है, जो हमारे ट्रांसफार्मर के द्वारा खंभों में, खंभों के द्वारा हमारे घरों में आ रही है, ये वो होती है। क्लियर हो गई बात? ये ऐसी जो होती है ये ऐसे करके चलती है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट, ये ऐसे चलती है समय के साथ साथ। समय ऐसे चल रहा है, ये भी ऐसे चलती है साथ साथ। ठीक है, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर के लास्ट में इनकी वो लिखवाएंगे, डिफरेंस, कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। ओके, नोट कर लीजिए आप, अभी नोट मत करिए। ठीक है, अभी मुझे समझाने दो। ये बताओ, ये ग्राफ आ गया। अब मैं पूछूं ये जो मान है ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये वी नोट है। आप समझ में आ गया वी नोट क्या चीज है? अधिकतम। देखो यहां से, यहां जीरो था वोल्टेज, यहां से बढ़ना शुरू हुआ तो यहां भी वोल्टेज, यहां भी वोल्टेज, यहां भी। जब वोल्टेज यहां पे पहुंचा तो उसे बोलते हैं अधिकतम मान। बात समझ में आ गई है? अब मैं पूछूं यहाँ पे धारा का क्या है? अधिकतम मान है। तो अब मैं लेकिन इसी के ऊपर लिखूं क्या? आई नोट। कोई बात ना, तो हम इधर लिख देते हैं, धारा को इधर लिख दिया हमने, क्या परेशानी आ गई? आई नोट, धारा का अधिकतम मान। वैसे यहाँ भी है लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हम। ठीक है, तो यहाँ को लिख दिया। तो ये धारा जो अधिकतम मान ये है उसे कहते हैं आई नोट। अब समझ में आ गया आपके आई नोट वी नोट क्या है? वैसे तो हर चीज क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचा वोल्टेज तो यहाँ अधिकतम मान था इसका, क्योंकि यहाँ से देखो फिर कम होना शुरू हो गया और यहाँ पे आके क्या हो गया? शून्य। इसी टाइप से धारा देखो, यहाँ पे जीरो, जीरो से बढ़ना शुरू हो रही लगातार, यहाँ पे आगे अधिकतम हुई, देखो ऐसे तो हिसाब लगाओगे अधिकतम, फिर कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, यहाँ पे आके शून्य, फिर यहाँ पे अधिकतम हो रही, फिर यहाँ पे आके शून्य। ठीक है, तो ऊपर को भी बढ़ रही है, नीचे भी अधिकतम। ऐसी एक बार ऊपर वोल्टेज अधिकतम, एक बार नीचे वोल्टेज अधिकतम, यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम। बात समझ में आ रही है? यह होता है। इसी के ऊपर हम कुछ परिभाषाएं लाए हैं, प्रत्यवर्ती धारा अथवा वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रत्यवर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से
संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, देखते हैं भाई, करें शुरू। सबसे पहले आता है आयाम। आयाम आ जा, अथवा, ठीक है, आयाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम आ जा अथवा शिखर मान आ जा, कुछ भी आ जाए इनमें से। शिखर मान का मतलब भी होता है पीक वैल्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू। पीक मतलब सबसे अधिकतम, मैन। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रही हूं मैं, वी नोट की या फिर आई नोट की, उसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात और सुन ले, एक दो बातें। जब भी प्रत्यवर्ती धारा चले या फिर प्रत्यवर्ती वोल्टेज चले, ठीक है, तो इन्हें इसे साइकिल बोलते हैं। साइकिल मतलब चक्र, साइकिल कह दो या चक्र कह दो, चक्कर समझ तो गए। तो देखो, आधा चक्कर ये होता है और आधा ये होता है, तो यहाँ पे आगे एक चक्कर हो जाता है, इसी प्रकार फिर आधा ये ऐसी चलती रहती है। ठीक है, कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्यवर्ती धारा, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिख लेना। प्रत्यवर्ती धारा अथवा वोल्टेज के अधिकतम मान को धारा का आयाम अथवा वोल्टेज का आयाम कहते हैं। पेपर में जिसका आए उसी का लिख देना। अब मैंने दोनों की लिखने पड़े मुझे, क्योंकि मैंने दोनों डाल दिए। प्रत्यवर्ती धारा अथवा प्रत्यवर्ती वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पेपर में पूछे धारा का आयाम किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखना, इतना ही लिखना बस, प्रत्यवर्ती धारा अब अथवा वोल्टेज मत लिखना, कि अधिकतम मान को धारा का आयाम कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब फिर वोल्टेज की जरूरत ही ना है, लेकिन मैंने चित्र जो बनाया है इनमें दोनों बातें दिखाई, तो इसलिए मुझे दोनों के बारे में लिखना पड़ा। ठीक है, इसे आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। अगर वोल्टेज का नाम आएगा तो वोल्टेज को कैसे लिखोगे? वी नोट से। बात समझ में आ गई? अब तो समझ तो रहे हो, जिसकी भी पूछेगा उसी का लिखना है आपको। अगर धारा का पूछेगा तो आई नोट, वोल्टेज का पूछेगा प्रत्यवर्ती वोल्टेज का तो वी नोट। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, आप तो एक लाइन लिखना बस सिर्फ, कि प्रत्यवर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का आयाम कहते हैं। समझ गया मेरी बात? देखो मैं यहां फिर बल्कि दोबारा साफ करके लिख देता हूं, देखो सुनो। प्रत्यवर्ती धारा के ऐसे अधिकतम मान को धारा का आयाम कहते हैं। लो भाई, इतना लिखना। कभी अब भी आप ना समझ पाए हो तो मैंने साफ कर दिया। इसे आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। अब बता दो समझ में आ गया है नहीं? ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट, ये चित्र भी बना लेना साइड में, इसी से तो बना रहे हैं हम परिभाषा ये। ठीक है, साइड में चित्र बना लेना। दूसरा पॉइंट क्या है इसी का? आवर्तकाल। क्या है दूसरा पॉइंट हमारा? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं इसे? टाइम पीरियड। ये आवर्तकाल क्या चीज है भाई? तो जो प्रत्यवर्ती धारा है, अब मैं बार बार धारा लिखवाता रहूंगा, ठीक है, या वोल्टेज, कभी अभी कहो सर वोल्टेज भी तो है। जब प्रतिवर्ती वोल्टेज है तो मैंने अभी बताया था, देखो ये चला ये चला, यहाँ पे आके क्या हो गया है, एक चक्कर पूरा हो गया। तो इसमें जो भी समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी से लिखता है। मतलब एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ आधा चक्कर हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा? T/2 आधा, यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये बात मैं यहां लिख रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल, साइकिल भी कहते हैं, कभी कभी पेपर में साइकिल आ जाता है, ऐसा कुछ तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं साइकिल ही लिखवा रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं। चलो, चक्र। प्रतिवर्ती धारा के एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसे प्रत्यवर्ती धारा का
आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। बताओ ठीक है। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, टी इजिकल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी इजिकल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और टी है ये समय है, टाइम पीरियड है, इसका मात्रक क्या होता है सेकंड। क्लियर है, यहां तक नोट कर लो, कर लो नोट भैया, सेकंड। उसके बाद आता है आवृत्ति। ठीक है, क्या है थर्ड पॉइंट हमारा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। मैं आपको ये बता दूं, ये बेसिक है इस चैप्टर के, अगर ये पता ना चला ना आपको, आपने ये स्किप कर दी वीडियो ना, अरे ऐसी तो पढ़ा रहे हैं, छोड़ो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आगे की वीडियो समझ में नहीं आएंगे, अगले पार्ट, दूसरा तीसरा चौथा पार्ट हमारा इस चैप्टर का, ये याद रखना, इसे बहुत ध्यान से समझना, सब में इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है, आवर्तकाल का, आवृत्ति का, पूरे चैप्टर में। ठीक है, समझो इस बात को। देखो आवृत्ति क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है भैया, सुनो। अभी हमने कहा था एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो आवृत्ति इसके उल्टे होती है। अभी हमने क्या कहा था, एक चक्कर, एक साइकिल, है ना। अब समय इसका उल्टा कर दो, अब कह दो कि एक सेकंड में, अभी समय लिया था हमने, एक सेकंड में चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता भी दूं, लिखवा भी दूंगा यहाँ पे। हमारे घरों में जो लाइट आती है इंडिया के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर, वो जो उसके चक्कर होते हैं ऐसे, ऐसी तो है चक्कर, तो एक सेकंड में पता कितने चक्कर पूरा करती है। देखो एक चक्कर ये हो गया, अगला एक चक्कर ये हो गया, 2 3, ऐसे तो पूरा हो रहा है 4 5 6, तो एक सेकंड में पता कितने चक्कर पूरा करती है, 50। हमारी इंडिया में जो करंट आ रहा है, प्रतिवर्ती धारा आ रही है, ठीक है, वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 50। और यूएसए में, अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें जो पता कितने चक्कर लगाती है, 60। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है। अब आप कहोगे इससे और इसमें कोई फर्क है क्या, पता वहां पे लाइट तेज आती हो, वहां पे 60 लगा रही है। मैं कहूँ इससे कोई फर्क नहीं होता। ये तो अगर मोदी ये कह दे, मोदी जी क्या कह दे कि भाई हमारे इंडिया में 60 फ्रीक्वेंसी होगी, 60 हर्ट्ज होगी आवृत्ति, तो क्या करेंगे, जितने भी उपकरण हैं, बल्ब है, CFL, कुछ भी मान लो, लाइट की जितनी भी चीजें हैं, उन्हें वो क्या करेंगे, 60 के हिसाब से बनाने लगेंगे। ठीक है, कभी 60 फ्रीक्वेंसी है बस, और कुछ ना है। कभी ये सोचो इसकी लाइट ज्यादा तेज होगी, इसकी कम होगी, एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा हो रहा है, 50। तो देखो यहाँ पे शून्य हुआ, यहाँ पे फिर शून्य, फिर यहाँ पे शून्य, फिर यहाँ पे शून्य, तो इसका मतलब ये पता चला एक चक्कर ये तो पूरा हुआ था, तो एक यहाँ पे शून्य, एक यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ एक चक्कर में 2 बार शून्य हो रही धारा। फिर अगला चक्कर देखो यहाँ पूरा हुआ तो कितनी बार शून्य हो गई, 1 2 3 4, 4 बार। इसका मतलब ये हुआ 50 चक्कर, जब हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, जब वो 50 चक्कर पूरे कर लेती है, तो 100 बार क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है ऐसे कि वो जो हमारा बल्ब होता है, 10 रुपए वाला बल्ब ना आता है, वो एक सेकंड में कितनी बार जलता और बुझता है, तो 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, समझ गया। लेकिन जलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जलने की प्रक्रिया ज्यादा होती है, तो इसलिए वो हमें लगातार जलता हुआ दिखाई देता है। अब तुम कहोगे हमारी समझ में ना आया, देखो सुनो, ये बताओ यहाँ से करंट दिया हमने, करंट लगातार चल लिया है, तो करंट ही तो करंट है, करंट ही तो करंट है, करंट ही तो करंट जल लिया है, यहाँ आके बंद हुआ वो, लेकिन फिर क्या हुआ, इतनी देर के लिए तो बंद हुआ यहाँ पे, फिर क्या हुआ, फिर लगातार चल लिया, जल लिया, जल लिया, जल लिया, जल लिया, जल लिया, जल लिया, तो इसका मतलब जलने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। अब समझ में आ गई बात, जलने की प्रवृत्ति क्या है उसके, ज्यादा है, तो इसलिए वो लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। और बंद होने की क्या है, बुझने की बहुत कम है, एक सेकंड में 100 बार बंद हो रहा है और 100 बार ही जल रहा है, लेकिन जलने की जगह ज्यादा जगह है। देखो देखो, अब समझ में आ गया, तो इसलिए वो हमें लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इसका आंसर ये होता है। तो ये हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो क्या है, वो कितने चक्कर लगाती है, 50। ठीक है, उसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नोट लिख रहा हूं मैं, देखो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों, ब्रैकेट में लिख रहा हूं साइकिलों की संख्या को
क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और F बराबर क्या होता है, 1/t। एक दूसरे को उल्टे ही तो है ये, F बराबर 1/t, याद रखना है फॉर्मूला। अभी हमने t की वैल्यू पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, t की वैल्यू 2π/ω। तो अगर मैं F बराबर 1/t 2π/ω लगा दूं तो ओमेगा बटे में ऊपर पहुंच जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, ω/2π, जिसे हम आने वाले टाइम में बहुत इस्तेमाल करेंगे इस वाले फॉर्मूले का। ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे हम, 2πf, क्या लिखेंगे, ओमेगा की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो 2π को इधर को ले जाऊं मैं तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2πf। बात समझ में आ गई अब, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक हर्ट्ज, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HZ। इसका मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। इसका मात्रक क्या होता है आवृत्ति का, हर्ट्ज, जिसे हम HZ से लिखेंगे, या प्रति सेकंड। प्रति सेकंड क्यों आया, इससे, तो 1/t है, t का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो बटे में तो है t, तो प्रति सेकंड। क्लियर हो गई ये बात भी, नोट करो। इसी के नीचे एक बात और लिख लेना, क्या, क्या लिख देना भाई, ये तो ग्राफ बना ही रखा आपने, इसी समझा रहे हो बार बार, इसलिए बना रहा हूं, ठीक है। हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है, समझ में आ गई। एक सेकंड में इसका मतलब कितने चक्कर लगाती हो, 50 पूरे, और एक चक्कर में कितनी बार जीरो हो रही है, 2 बार। तो इसलिए हमने दोगुना कर दिया कि 100 बार जलता है बल्ब और 100 बार बुझता है। क्लियर हो गई बात, नोट करो ये भी। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट, इसका क्या है, कला, फेज। अब ये कला क्या चीज है, तो कला का मतलब होता है यहाँ पे, कभी ड्राइंग समझने लगो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया फेज, ठीक है। फेज क्या है, तो ये बताओ, तुम इसे देख के क्या बताओगे, तुम कहोगे सर ये ऐसे जा रही है और पॉजिटिव में है। इसे देख के क्या बताओगे, तुम कहोगे सर निगेटिव में है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव, है ना, ये होता है। तो मैं कहूंगा कैसे पता चल गया, किस चीज से पता चल गया, तो तुम कहोगे इसकी कला से, ये कला ही तो कर रही है, देखो ऊपर नीचे कला ही तो हो गई, वो उस कला की बात हुई है। तो देखो लिख रहा हूं मैं, जिस राशि से हमें प्रत्यावर्ती धारा की दिशा ज्ञात होती है उसे कला कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे लिखेंगे, इसे फाई से। अब बताओ बात समझ में आ गई। जिस राशि से, देखो यहाँ पे इतना एंगल बनाया, यहाँ पर इतना, यहाँ अगर मैं लाइन ऐसे खींचूं, यहाँ पर इतना अगर मैं लाइन ऐसे खींचूं तो एंगल ना बना रही है, यहाँ पे इतना एंगल लाइन ऐसे खींचूं तो एंगल, जितना भी एंगल बना रही है, जितना भी कोण बना रही है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, कला, ठीक है, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। नोट करो इसे भी। तो इसी के साथ हम ये वाला सेशन अभी कंप्लीट करते हैं, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आप आगे के पॉइंट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक है, याद भी रखना। ओके, मेरा नाम है शहजाद और मेरा चैनल है शहजाद सर एकेडमी। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।